Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हमने ज्योग्राफिकल फीचर्स और एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ा था किसका, बेल्जियम एंड श्रीलंका का। हमने ये भी पढ़ा था कि श्रीलंका किस तरीके से एकोमोडेट नहीं कर पाया, उसने वेजिटरिज्म करा, दैट्स व्हाई वहां पे क्या हो गए, सिविल वॉर हो गए। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से बेटा जी वहां पर श्रीलंका में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बट हम ये देखने जा रहे हैं कि बेल्जियम ने किस तरीके से प्रॉब्लम बड़ी नहीं बनने दिया, उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर लिया। सबसे पहले बेटा जी, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था मैजोरिज्म, उसका अपोजिट याद कर लीजिए, एकोमोडेट करना, एकोमोडेशन करना। इसका मतलब क्या होता है, देखो मेजोरिज्म में मैंने आपको बताया था कि जब मेजोरिटी ग्रुप सप्रेस करे, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एकोमोडेट करना। एकोमोडेट होता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई अगर कंट्री है तो वहां पे अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप भी होगा, लेते हो कि अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप भी हो सकते हैं कंट्री के अंदर, हमारे लीजन ग्रुप भी हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ने ऐसे कौन से स्टेप लिए, हमने श्रीलंका के स्टेप्स पढ़ लिए कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर नहीं हो पाई। सबसे पहला, भाई श्रीलंका ने भी बेटा चेंजेस करे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। बेल्जियम ने क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए, 1970 से लेकर 1993 तक। कितने बार अमेंडमेंट करे, 4 बार अमेंडमेंट करे। अब आप सोच रहे होगे कि 4 बार अमेंडमेंट क्यों करे। देखो, जब तक बेल्जियम अमेंडमेंट करता रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, जब तक उसे ये नहीं लग गया कि हर सोसाइटी के मेंबर को क्या मिल गई है, पावर शेयर हो गई है, तब तक बेटा जी, क्योंकि वो एक अच्छा देश बनाना चाहता था, अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन एकदम बढ़िया बनाना चाहता था, इसीलिए साथ में क्या हुआ, उसके मॉडल बेल्जियम मॉडल बनाया, जिसे कहा जाता है बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल बनाया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वाह, सबने कहा बेल्जियम ने कितना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरीके से बेटा जी बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। और हमें पता है कि जब बेल्जियम ने पावर को शेयर करना स्टार्ट किया, तभी तो वहां पे एकोमोडेशन हुआ, है ना। चलिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। कुछ भी करके आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क में, 3 मार्क के, जो भी हमारा इस बार वेटेज रहने वाली है हर क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए, इसको कहते हैं, इसने करी थी वर्टिकल पावर शेयरिंग। पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा वर्टिकल पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, तो आपको समझने में इजी रहेगा, बहुत इजी तरीके से समझ लेंगे हम इसे। देखिए हमारी बेटा जी वर्टिकल पावर शेयरिंग वो होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग वो होती है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम चैप्टर में काफी बार पढ़ेंगे। जब पावर को ऊपर से नीचे तक अलग अलग लेवल्स में बांट दिया जाता है, वो वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, ओके। अब देखिए, इन्होंने वर्टिकल पावर शेयरिंग ही अपनाई, किसने, बेल्जियम वालों ने। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दो तरीके से पावर को शेयर किया। पावर को शेयर करने के लिए इन्होंने, पावर को शेयर करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बेटा, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, 50% डचेस को जगह दी और 50% इन्होंने फ्रेंच को, ठीक है। यानी कि बेल्जियम ने, हमें पता है 2 लैंग्वेज ग्रुप रहते थे, डच एंड फ्रेंच। इन्होंने सबसे पहले समझदारी क्या करी, जो इन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, उसमें 50% जितनी भी सीट थी उसका हाफ ऑफ कर दिया, दोनों के बीच में पावर बांट दिया। डजंट मैटर फ्रेंच कितने रह रहे हैं, डजंट मैटर डच कितने रह रहे हैं, यानी कि अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने सेंट्रल लेवल पर दोनों को बराबर क्या दे दी, जगह दे दी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल में क्या कर दिया गया, दोनों को इक्वल इक्वल क्या दे दी गई, जगह दे दी गई। इससे क्या हुआ कि सेंट्रल लेवल पे ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था जो केवल एक लैंग्वेज ग्रुप के फेवर में। साथ में बेटा जी कोई भी ऐसा लॉ अकेले कोई भी लैंग्वेज ग्रुप चेंज नहीं कर सकता था। ये चीज कंपलसरी कर दी गई कि अगर लॉ में कोई स्पेशल लॉ बनने जा रहा है, उसके लिए दोनों लैंग्वेज ग्रुप के बैठेंगे। हो सकता है डच कोई ऐसा क्योंकि सेंट्रल लेवल पे याद रखना डच मेजोरिटी में, तो हो सकता है डचेस जो है कोई ऐसा लॉ बना दे जो फ्रेंच के क्या ना हो, सपोर्ट में ना हो। इसके लिए क्या किया गया, बिल्कुल कह दिया गया लॉ बनाओगे तो दोनों मिनिस्टर्स साथ होंगे। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सॉरी बेटा सॉरी, हाँ, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द
सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और चीज की गई, देखो सेंट्रल लेवल पे पावर को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। स्टेट लेवल पे क्या किया, स्टेट लेवल पर बच्चे क्या किया गया, ये कहा गया सबऑर्डिनेट मतलब होता है कंट्रोल में होना, ठीक है। अब क्या किया गया कि सेंटर को मतलब अंडर होना, क्या किया गया, ये कहा गया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी यहाँ की वो सबऑर्डिनेट नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास अपनी पावर्स भी होंगी, ठीक है। उसके साथ ही क्या किया गया, बेल्जियम की बेल्जियम में ब्रुसेल्स की एक अलग से गवर्नमेंट बनेगी, भाई कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे भी बराबर पावर डिवीजन किया, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर को डच और फ्रेंच के बीच में बांटा गया था, उसी तरीके से ब्रुसेल्स में भी पावर को फ्रेंच और डच के बीच में बांट दिया गया। यहाँ पर कौन मेजोरिटी में था, डच, यहाँ पे कौन मेजोरिटी में था, फ्रेंच। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान न रखते हुए कि कौन मेजोरिटी कौन माइनॉरिटी, क्या किया गया, बराबर बराबर पावर को बांट दिया गया। यानी कि सेंट्रल लेवल पे डचेस ने अपनी पावर फ्रेंच को दी और कैपिटल लेवल पर फ्रेंच ने अपनी पावर किसको दी, डचेस को दी। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुआ और एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा एग्जांपल सेट हो गया कि देखिए हम मिलजुल कर गवर्नमेंट चला साथ में। इसके अलावा देखो सेंट्रल लेवल पे पावर डिवाइड करी, स्टेट लेवल पे पावर डिवाइड करी, अब इन्होंने लोकल लेवल पे भी क्या करी, पावर डिवाइड करी। लोकल लेवल बेटा जी अलग अलग कंट्री में लोकल गवर्नमेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया में हमारे गांवों में कहते हैं पंचायतें एंड और शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से बेल्जियम में इन्होंने क्या करा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थर्ड लेवल। सोचो जरा इतनी छोटी सी कंट्री, उनको तो जरूरत भी नहीं थी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाने की, क्योंकि अक्सर माना जाता है ना जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है, एरिया बड़ा होता है, वहां पे डिवीजन ऑफ करनी होती है पावर की। लेकिन इन्होंने सोचो जरा, क्योंकि बेटा जी किसी भी काम में इक्वलिटी लाने के लिए डिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, पावर को शेयर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इन्होंने थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जिसे बोला गया क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी 1 मार्क दोबारा बता रही हूँ बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है एक बार ये वाला, आपके प्री बोर्ड वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाता है कई बार ये वाला क्वेश्चन, कि या बोर्ड में भी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई थी और ये कैसे बनती थी। देखिए सबसे पहला कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो बोला गया था कोई एक लैंग्वेज ग्रुप वाला इसे बनाया गया, जैसे डचेस की कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच की, एक स्टेट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के अलग अलग कम्युनिटी बना दी। डजेंट मैटर उनको चुना कैसे जाएगा, डजेंट मैटर वो किस इलाके से आ रहे हैं। जैसे मान लो डच की कम्युनिटी है, ठीक है, तो डचेस ने चुन ली अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को। डजेंट मैटर वो वेलोनिया से आ रहे हैं में रह रहे हैं या फ्रेंच फ्लैमिश एरिया में, तब ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या था, ये डच की कम्युनिटी बनेगी, मतलब वेलोनिया में दोनों कम्युनिटीज बनेगी, डच की भी बनेगी और फ्रेंच की भी बनेगी, डच की बनेगी फ्रेंच की बनेगी। इस तरीके से वहां पे पावर को डिवाइड किया। और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में कौन कौन सी पावर दी गई, लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन, ये वाली बेटा जी पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दी गई। इस तरीके से भाई बेल्जियम का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ बेल्जियम का, तो पूरे वर्ल्ड में कहा गया वाह बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और यूरोप का बेटा एक यूरोपीय यूनियन है, ये एक इकोनॉमिकल ग्रुप होता है, जब आप अगर आगे जाके ह्यूमैनिटीज लेंगे या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे इस चीज को, कि क्या आता है, ये इकोनॉमिक ग्रुप है इनका, यूरोप की कंट्रीज का बहुत बड़ा ग्रुप है ये, रीजनल ग्रुप, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपने जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे बनाया, ब्रुसेल्स में बनाया। उनको बेल्जियम का सिस्टम इतना अच्छा लगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए अब इतना क्लियर हो गया, तो अगर मैं बात कहूं आपसे, एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 3 मार्क में आता है, सब नोट कर लेंगे, इसे 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैंने कहा है कि क्वेश्चन हम देखते चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में कई बार हमें दिक्कत क्या होती है, ये तो पता होता है कि हमें समझ में तो आ रहा है, अभी मैं आपसे पूछूंगी समझ आ रहा है तो मे भी आप कहो कि हाँ मैम हमें समझ आ रहा है। लेकिन बेटा दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, दिक्कत आती है मैम जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना वो समझ में नहीं आता, यही प्रॉब्लम आती है। टेंशन नॉट बेटा, जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, कुछ ट्रिक्स भी हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बन के आते हैं, आपको एज इट इज स्टेटमेंट के क्वेश्चन बताएंगे हम आगे कि क्वेश्चन बनते कैसे, ठीक है। एक्चुअल में जब आपको चैप्टर समझ आएगा तो क्वेश्चंस भी हम अपनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। हाँ ये भी जरूरी है कि चैप्टर के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर पढ़िए, नोट्स रीड करिए, क्वेश्चंस हम कराएंगे, डोंट वरी। बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ आर डेमोक्रेसीज, हमें पता है दोनों डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन बेटा जी क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन जो पावर शेयरिंग का क्वेश्चन था उसको दोनों ने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया कि आपने ये बताना है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों डेमोक्रेटिक थे, दोनों के सामने प्रॉब्लम थी, लेकिन दोनों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व अलग अलग कैसे किया। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं एक हिंट दे देती हूँ, आप इसका क्वेश्चन डिफरेंशिएट फॉर्म में कर बता सकते हो कि बेल्जियम
और श्रीलंका। कौन कौन से स्टेप लिए गए? बेल्जियम में क्या अपनाया गया था? हमें पता है अकोमोडेशन, श्रीलंका में मैजिटरिज्म, ठीक है। यहाँ पर सिविल वॉर, सॉरी यहाँ हाँ सिविल वॉर नहीं हुई थी, यहाँ के हेड ऑफिस बना दिया गया था, जबकि यहाँ सिविल वॉर हो गई थी। इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे थे, ठीक है, लेकिन किसके लिए गए थे? अकोमोडेट करने के लिए थे। इन्होंने श्रीलंका में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे थे मैजिटरिज्म के लिए करते हैं। आप इस तरीके से करके आंसर को अपने फ्रेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ये हमने दो स्टोरीज पढ़ी, ठीक है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका के बारे में। अब थोड़ा सा हम ये जानते हैं चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है, ठीक है। सब एग्री कर जाते हैं। किसी से पूछो डेमोक्रेसी जरूरी है, यस जरूरी है, तो सबका आंसर अलग अलग होगा। जैसे हमारे लेवल पे क्या बात आती है, हमारे लेवल पे आती है एजुकेशन जरूरी है या नहीं जरूरी है, लेकिन सब बच्चों का ना आंसर सेम नहीं होगा। कोई कहेगा एजुकेशन जरूरी है ताकि इनकम हो सके, कोई कहेगा एजुकेशन जरूरी है ताकि हम अपने लाइफ में एक अच्छे डिसीजन ले सके, कोई कहेगा एजुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम किसी के सामने एम्बेरस ना हो, हमें नॉलेज हो काफी सारी चीजों की, ठीक है। इसी तरीके से पावर शेयरिंग के लिए सब एग्री तो करते हैं कि यस पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बट हाउ? प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, यहाँ पे दो रीजन बताए जा रहे हैं। कुछ अलग रीजन बताते, कुछ अलग रीजन बताते हैं। सबसे पहले चल रहे इसका भी क्वेश्चन बेटा आपका डिफरेंशिएट में ही आता है, या तो मोरल रीजन पूछ लेंगे आपसे, या प्रूडेंशियल रीजन अलग अलग पूछ लेंगे, या फिर इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में पूछेंगे, ठीक है। आपको दोनों तरीके से अपना आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ में आ गया तो आंसर अपने आप आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दे रखा है, देखिए बच्चे, प्रूडेंशियल रीजन किसे कहते हैं? ये इसे हिंदी में बोलते हैं युक्तिपरक, यानी कि जो आपको देखोगे कि इसको रिजल्ट की बात करता है। जो प्रूडेंशियल रीजन है वो ये कहता है, क्वेश्चन क्या था कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। प्रूडेंशियल रीजन वाला कहता है अगर पावर शेयर नहीं किया तो देश बेकार हो जाए। ये रिजल्ट पे जाता है डायरेक्टली, जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हुई, डायरेक्टली रिजल्ट पे जाता है। ये कहता है कि पहली बात तो कंट्री में पावर शेयर नहीं करोगे, वॉर होगी, सिविल वॉर होगी, आपस में लड़ेंगे, कम्युनिटीज लड़ेगी, सरकार नहीं चलने देंगे, सरकार गिर जाएगी, देश में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और हमें पता है जब भी गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन खराब होता है या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाता है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है वहां पे डिक्टेटरशिप का डर रहता है। ऑब्वियसली बात है, आपकी स्ट्रांग नहीं है देश तो बाहर वाला क्या करेगा, आप पे अटैक करेगा ही करेगा। इसी तरीके से क्या होगा फिर, ये कहता है प्रूडेंशियल रीजन, इससे सिर्फ एक का नुकसान नहीं होगा, मेजॉरिटी का भी नुकसान होगा। देखो तुम लड़ाई करोगे, जैसे फिर एग्जांपल आप किसका ले लोगे, श्रीलंका का। सिर्फ तमिल नहीं मरे, सिनलास में देश तमिल को नहीं छोड़ना पड़ा, सिनलास को भी छोड़ना पड़ा। इसकी वजह से कहते हैं ये कि तुम सिर्फ उनकी जो डिमांड है कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। आपकी आवाज को वो एक बार दबा लेंगे, लाइफ टाइम के लिए नहीं दबा सकते, वो अपनी आवाज उठाएंगे और देश टूट जाएगा। ये है प्रूडेंशियल रीजन। क्या है हमारा प्रूडेंशियल रीजन? मोरल रीजन क्या कहता है? आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा, इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, 3 मार्क का क्वेश्चन ये वाला भी आता है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, हाउ कैन यू से दैट पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। देखो बेटा, मोरल रीजन बोलता है कि पावर को शेयर करना चाहिए, ये शुड वाली बात करता है, ठीक है। ये वैल्यूज की बात करता है, ये कहता है कि पावर शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी की जान है। पावर शेयर नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कैसी, क्योंकि डेमोक्रेसी की रियल डेफिनेशन क्या है कि पावर को उस लेवल तक शेयर करो जितने तक उस बात का असर पहुंच रहा है, जितने लोगों तक उस डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इतने सारे लोगों में, यानी कि सोसाइटी की हर कम्युनिटी तक आपकी पावर शेयर पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ओके, prudential reason says that the power sharing will bring out better outcome. Moral reason emphasize the very act of power sharing as value. क्लियर है? आपका 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, 3 मार्क्स ये वाला। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। एक्चुअल में बेटा जी, ये आपको लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। सबसे पहले आपको पता है क्या माना जाता था? सबसे पहले माना जाता था कि जो पावर शेयर करना है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग कहाँ से आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो राजा लोग हुआ करते थे वो पावर को शेयर ही नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे पावर शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि डिसीजन लेने में बहुत देरी हो जाती है, कि भाई मोनोपोली पावर रहनी चाहिए, हमारी अकेली पावर रहनी चाहिए, डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जाते हैं। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, बेशक किसी भी डिसीजन को, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, किसी भी डिसीजन को
टाइम लगता है ज्यादा लोगों में शेयर करने से, लेकिन जो डिसीजन आता है एकदम बेस्ट डिसीजन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जैसे हम भी आपस में कभी कोई टेस्ट कंडक्ट करना होता है या कोई भी स्केड्यूल चेंज करना होता है, आपस में डिस्कस कर लेते हैं कई बार बच्चों के साथ, राइट। चलिए अब बेटा जी हमारा, हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि आज के समय में पावर शेयर कैसे की जा रही है। ठीक है, जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जब बहुत समय पहले माना जाता था भाई वोट करा दो डेमोक्रेसी आ गई, सरकार चुन गई डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी अपनी डेफिनेशन प्लस करता जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जी आपको पता है कि कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में बेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, 10 ऑफ 10 आज तक किसी को नहीं मिले हुए हैं, अभी तक नहीं मिले हुए हैं, सबको कम पे छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये बोल दिया जाए आप बेस्ट हो तो हम लर्निंग बंद कर दें। ऐसे ही डेमोक्रेसी को अगर बेस्ट बोल दिया जाए ना किसी भी कंट्री में, वो बंद कर देगा। वो क्या करेगा, वर्क करना कम कर देगा। एटलीस्ट 9.5 9.6 पे रहकर हम वर्क करते हैं, हम सीखते हैं चीजों को। इसी तरीके से आज डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि पावर को हर तरीके से शेयर करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जितना हो सके पावर को शेयर करो, ताकि सोसाइटी की कोई भी कम्युनिटी विदाउट शेयरिंग ऑफ पावर नहीं बनती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 5 मार्क आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। साथ में बेटा जी आपको लास्ट में हम ये असाइनमेंट देंगे जिसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ और असाइनमेंट्स में मिलेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया करेंगे। एक्चुअल में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होगा आपको रटे रटाए आंसर दे दिए जाएंगे, आप खुद क्रिएट करोगे, क्वेश्चन हम देंगे और आप क्या करोगे, उनके आंसर्स हमें बताओगे कि आपने किस तरीके से उनका आंसर लिखा है। ओके, होपफुली बेटा जी आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जो एक टॉपिक बचा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.